हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं? अच्छे हैं? ऐसी हम उम्मीद करते हैं और ईश्वर से कामना भी करते हैं। स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। बच्चों, आज हम लोग जो आपकी हिंदी में अतिरिक्त पुस्तक है कृतिका, उसका दूसरा पाठ आज हम प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। और इस कहानी को या इस लेख को जो लिखा है, एक व्यंग्यात्मक कहानी है। और इस व्यंग्यात्मक कहानी को कमलेश्वर जी ने लिखा है। कमलेश्वर जी अपने आधुनिक साहित्य में या आधुनिक साहित्य की विधा में जो लेखन शैली उनकी रही है, बहुत सारे उन्होंने उपन्यास लिखे, लेख लिखे। पत्रकारिता क्षेत्र में भी उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया। पत्रकारिता में उन्होंने स्तंभ लेखन उनका परिविषय रहा है, उन्होंने वो लिखे। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उन प्रमुख रचनाओं में जो कुछ नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनिए। उनकी रचनाओं में कितने पाकिस्तान, एक सड़क 57 गलियाँ, काली आंधी, अम्मा और ज़्यादा, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका जन्म 6 जनवरी 1932 उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुआ था। जो ये कहानी, ये व्यंग्यात्मक कथा जो इन्होंने लिखी है, जॉर्ज पंचम की नाक, प्रथम दृष्टया तो पाठ से या इस नाक कटना, इसका अर्थ हम पहले समझें। इस कहानी में इन्होंने क्या कुछ लिखा, इस व्यंग्य में क्या कुछ उन्होंने प्रकट किया, और सबसे बड़ी बात जो ये नाक कटना, नाक के प्रति जो मुहावरे लिखे हैं, उनका अर्थ क्या है। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित हैं, जिसमें नाक कटना, नाक काटना प्रमुख हैं। नाक कट जाना, इज्जत चली जाना। नाक काटना, इज्जत निकाल लेना। इसी मुहावरे का अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया गया। कमलेश्वर जी ने इस मुहावरे का व्यंग्यात्मक उपयोग किया, इसके अर्थ को विस्तारित कर दिया और उसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया। लेखक ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में इसी जो मुहावरे अभी हमने पढ़े, नाक कटना और नाक काटना, इसके अर्थ का विस्तार किया और उस अर्थ को व्यंग्य के रूप में इस कहानी में प्रयोग किया। सारा व्यंग्य नाक पर केंद्रित है और वो अर्थ को केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। उन्होंने, या उनकी इस कहानी का जो उद्देश्य है वो है, जब हमारा देश भारत अंग्रेजी हुकूमत से, अंग्रेजी शासन से आज़ाद हो गया, उसके बाद भी जो सत्ताधारी लोग थे, जो सत्ता पर जो भारतीय लोग काबिज हुए, वो किस प्रकार से विभिन्न लोग औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण के किस प्रकार से पालन करते थे, उनके किस प्रकार से पिछलग्गू बन गए थे, इस विषय पर उन्होंने एक गहरी चोट की। अपने कहानी के कथ्य में या कहानी कहने की शैली में ये कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को तो रेखांकित करती ही है, साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है।
यह कहानी अपने आप में सफल इसलिए है क्योंकि जो पत्रकारिता का जो मूल विषय है, उस मूल विषय को तो सार्थक करती ही करती है, साथ में जो पत्रकारिता का व्यवसायीकरण हो गया है आज के समय में, पत्रकारिता का व्यवसायीकरण अर्थात पत्रकारों को आप पैसा दीजिए और जो भी आप उनसे बुलवाना चाहते हैं वो बुलवा लीजिए, ये व्यवसायीकरण। इसके विरुद्ध भी खड़ी है कहानी, अर्थात इस बात के विरुद्ध में भी वो अपनी बात रखते हैं। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफर, कमलेश्वर के सफर को पत्रकार के रूप में भी यहाँ देखा जा सकता है कि वो एक, अगर हमने भी शुरू में कहा था कि वो एक पत्रकार भी थे, तो पत्रकार का काम क्या होता है, पत्रकार का विषय क्या है, पत्रकार की विषय वस्तु क्या है, अर्थात पत्रकार के बारे में जो लोगों का भ्रम है वो भी कमलेश्वर ने यहां पर दूर करने की कोशिश की है। चलिए अब जो पाठ है उसको प्रारंभ करते हैं। पाठ 2, जाज पंचम की नाक, कमलेश्वर की लिखी हुई रचना। पाठ शुरू करते हैं कि जाज पंचम कौन है। जाज पंचम के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। अंग्रेजी हुकूमत के शासक, उनके बारे में, उनकी एक मूर्ति के एक बहुत छोटे से हिस्से के बारे में जब रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के सहित भारत दौरे पर आती हैं, तो उस समय जो भारत के एक स्थान पर, एक शहर पर अर्थात दिल्ली में जाज पंचम की जो मूर्ति लगी है, कुछ शरारती तत्वों द्वारा उस मूर्ति को विच्छिन्न किया जाता है, उस मूर्ति को तोड़ा जाता है और केवल मूर्ति नहीं तोड़ी जाती, उसकी एक बहुत छोटे से हिस्से अर्थात उस मूर्ति की नाक को तोड़ा जाता है। किस प्रकार से रानी के आगमन की खबर सुनते ही पूरा महकमा, चाहे वो शासकीय हो, अमला हो, जो कोई हो, सब लोग तैयार हो जाते हैं क्या किया जाए। उसी पर विषय पर यह कहानी है। जाज पंचम की मूर्ति के एक छोटे से अंग, उसकी नाक पर। आइए कहानी शुरू करते हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी, हिंदुस्तान घूमने के लिए, हिंदुस्तान दौरे के लिए। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी, रोज लंदन के अखबारों से खबर आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। जो जैसे ही उनके आने का दिन नियत हुआ तो वैसे ही अखबारों की चर्चा शुरू हो जाती है। लंदन की अखबारों से खबर आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं, अर्थात भारत में नहीं, लंदन में क्या तैयारियां शुरू हो रही हैं। रानी भारत दौरे पर आएंगी तो उनको भारत भेजने के लिए लंदन में क्या तैयारियां की जा रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी, क्योंकि जब वो हिंदुस्तान आ रही थी, भारत आ रही थी, तो उसी दौरे के साथ साथ उनको पाकिस्तान भी जाना था, नेपाल भी जाना था और भारत भी आना था। उनका दर्जी परेशान था कि इन तीनों जो राष्ट्रों की वो की यात्रा पर निकली हैं वो, तो इन तीनों राष्ट्रों के दौरों पर उनका पहनावा क्या होगा, उनकी ड्रेस क्या होगी, वो किस देश में कौन सा प्रधान पहनेंगी, दर्जी परेशान था। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी था और उनका जो जासूस था वो भी
इन तीनों देशों का, तीनों राष्ट्रों का एक दौरा करने वाला था। क्यों? वहाँ का प्रवेश जानने के लिए। रानी वहाँ पर इतने दिन रुक पाएंगी, नहीं रुक पाएंगी, वहाँ रानी अपने आप को स्थापित कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, इन सब की जानकारी करने के लिए। आखिर मजाक को तो कोई था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। एक समय था जब राजा महाराजा अपने महल से निकलते थे तो उनके साथ पूरी सेना, रथ, घुड़सवार, हाथी, पैदल, ये सैनिक रहा करते थे। लेकिन अब जमाना नया था, सो तो फौज फाटे के साथ अर्थात ये पूरे दल के साथ पैदल, हाथी, घोड़े ये सब लेने की जरूरत नहीं थी। इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। कितने फोटोग्राफर जाएंगे, किस स्थान पर कौन सा फोटोग्राफर जाएगा, इस सब की जानकारियां इकट्ठी की जा रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। आज की सूचना जो लंदन की होती थी, वो दूसरे दिन भारत की अखबारों में उनकी जो कतरने अर्थात फटा हुआ कटा हुआ हिस्सा भारतीय अखबारों में वो उसमें चिपकी नजर आती थी। अर्थात वही सूचना इंग्लैंड की, लंदन की सूचना वो यहाँ पर भारत की अखबारों में दूसरे दिन छप जाती थी। क्या सूचनाएं आती थी? जैसे रानी ने एक हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। और दूसरी जो न्यूज होती थी, दूसरा समाचार होता था, वो यह करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। 400 पाउंड का खर्चा उस पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी है अखबार में। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री वो भी छपी गई है। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे हैं। उनके जो प्रिंस थे, नाम था फिलिप, उनके कारनामे छपे हैं, क्या क्या करते हैं वो। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने को मिल गई हमें उस अखबारों में। उनके नौकर कैसे हैं, बावर्ची कैसे हैं, खानसामे कैसे हैं, अंगरक्षक उनके क्या क्या उनका जीवन शैली है, वो भी देखने में हमको मिल गई। शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गईं। नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की जीवनी तो छोड़ो, उस शाही महल में रहने वाले और पलने वाले जो कुत्ते थे उन तक की तस्वीरें अखबारों में आ गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। संघ इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। ये इस लेख को लिख करके, इस व्यंग को लिख करके कवि ने यह दर्शाना चाहा है, या दर्शाने की कोशिश की है, प्रयास किया है कि हमारे देश की जो पत्रकारिता थी किस स्तर तक गिरी थी। और उनके पहले जो लोग थे, राजनीति में बैठे हुए, महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए, उन लोगों की क्या मानसिकता थी, किस प्रकार की सूचनाएं हमारे हिंदुस्तानी अखबारों में छपनी चाहिए, कौन सी नहीं छपनी चाहिए। इन अखबारों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। अरे, जो रानी अपने शहर से 5,000 रुपए का सूट पहनकर पालम हवाई अड्डे पर जब उतरेगी तो उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। अरे कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। रानी के आने के पहले रानी के बावर्ची महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके थे। उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और विषाक्तता मुंह से निकल गया
वह आए हमारे घर खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते दिल्ली का काया पलट होने लगा। ऐसी रानी के बारे में या ऐसी रानी का स्वागत क्यों नहीं होना चाहिए जिसके बावर्ची तक युद्ध में लड़े हों, अपनी जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हों। उनकी शान शौकत के बारे में, शान शौकत के लिए कुछ तो हमें तैयार होना चाहिए। उनके शान में कुछ कमी ना होने पाए। वो रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा, अर्थात दिल्ली को वहाँ के जो राजनीतिक लोग थे उन्होंने देखा और सोचा ऐसी दिल्ली में अगर रानी आएगी तो क्या सोचेगी। वो आए हमारे घर खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। कोई हमारे यहाँ मेहमान आता है, उसके आने के पहले ही हम अपना घर को सजा के रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे घर कोई आए और हमारे घर की माली हालत देखे, खराब कंडीशन देखे, गंदगी देखे तो अपना प्रभाव कम पड़ता है। इसलिए जो राजनीतिक लोग थे उन्होंने दिल्ली का काया पलट करने की सोची। यहाँ काया पलट का मतलब है उसको सजाना, तैयार करना, ताकि रानी को किसी प्रकार की कमी महसूस ना हो। लेकिन करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार कर लिया। लेकिन जो तय हुआ कि दिल्ली का काया पलट करना है, दिल्ली को सजाना है, तो किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं, अर्थात सड़कें चमाचम चमकने लगीं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। जो इमारतें थीं शहर के बीचों बीच जहाँ से रानी को निकलना था, उन इमारतों ने नई दुल्हन की तरह श्रृंगार किया, अर्थात रंग रोगन किया गया, पेंटिंग की गई। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जात पंचम की नाक। मैंने पाठ को प्रारंभ करने के पहले बताया था कि दिल्ली में एक स्थान पर जाट पंचम की नाक लगी थी, जाट पंचम की मूर्ति लगी थी, और किसी शरारती तत्व ने या वो लोग जिनको रानी का भारत दौरा पसंद नहीं था, उन लोगों ने जाट पंचम की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की। मूर्ति तो नहीं टूटी, लेकिन उस कोशिश में मूर्ति का एक छोटा सा अंग अर्थात नाक टूट गई। अब सड़कें तो जवान हो गई, अर्थात सड़कें अच्छी हो गई, जो इमारतें थीं उनको सजा दिया गया, सब कुछ हो गया। लेकिन कहीं अगर रानी ने जाट पंचम की मूर्ति तक जाने का निश्चय कर लिया और उनकी नाक नहीं मिली, तब तो बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, एक आंतरिक द्वंद्व शुरू हो जाएगा दो देशों के बीच में। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जाट पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस छोटे से कथन को कह करके कमलेश्वर जी ने कुछ कहा भी नहीं और बहुत कुछ कह दिया। दिल्ली में सब कुछ था और सब कुछ जो नहीं था वो होता जा रहा था, पर सब कुछ हो जाने की उम्मीद भी थी, लेकिन जाट पंचम की नाक की बड़ी मुसीबत थी। जाट पंचम की नाक कहां से आए, वो मुसीबतें खड़ी हो गई। नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी, अर्थात मतलब जाट पंचम की मूर्ति में नाक नहीं थी। लेकिन यहां पर लेखक ने क्या उदाहरण दिया, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी।
लेकिन लेखक ने, कमलेश्वर जी ने दिल्ली को ही ऐसा बता दिया कि दिल्ली ही नाकविहीन है। ये नाकविहीन क्यों कहा? नाकविहीन क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि दिल्ली जिस प्रकार से लंदन के अखबारों की सूचनाओं को अपने स्वयं का सम्मान बेचते हुए, अपने स्वयं के सम्मान को गिराते हुए वह रानी के आवभगत में जुटा हुआ था, इस मकसद से, इसलिए कवि ने या लेखक ने, रचनाकार ने यहाँ पर एक लाइन कह दी, दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की एक लंबी दास्तान है और ये दास्तान हम, क्योंकि अभी ये पाठ लंबा है, थोड़ा बड़ा है, इस नाक की दास्तान को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।